Hello class, welcome back. So we were discussing rise of nationalism in Europe. So in that part we have discussed one picture, फ्रेडरिक सोर्यू की जो एक पिक्चर है हमने उसको डिस्कस किया कि उसमें क्या दिखाया है, राइट। उसके बाद हम और देखेंगे कि आखिरकार यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैला, कैसे यूरोपियन जो लोग थे उनको ये फीलिंग आई कि हमारी तो कंट्रीज़ अलग अलग हैं और हमें अलग अलग देश बनाने चाहिए, जैसे जर्मनी, इटली, रशिया, अलग अलग देश बनने चाहिए। ये फीलिंग कहाँ से आई, ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुई। So Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdom, duchies, cantons who had their autonomous territories. जो ये जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड थे, ये जैसे आज दिखते हैं वैसे नहीं थे। ये छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे, छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे। यहाँ पे बिल्कुल जो कई टेरिटरीज इसकी ऐसी थी जो ऑटोनॉमस थी। ऑटोनॉमस मतलब किसी के अंडर नहीं थी, अपना रूल अपने आप किया करती थी, किसी राजा के अंडर उसके अंडर नहीं थी। सो इस टाइम पे एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट पॉलिटिकली एंड सोशली। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है हाई क्लास। जो हाई क्लास लोग होते हैं, जैसे हम एलीट क्लास भी बोलते हैं, एलीट क्लास जो होती है, एरिस्टोक्रेसी जिनके पास पावर होती है, पैसा होता है, दे आर कॉल्ड एरिस्टोक्रेट्स। सो ये एरिस्टोक्रेसी जो थी दैट वाज डोमिनेटिंग देम पॉलिटिकली एंड सोशली। ऑब्वियसली जो हाई क्लास होगी, जो एलाइट क्लास होगी, वो पॉलिटिकली एंड सोशली डोमिनेट करेगी ही करेगी, एलीट क्लास, राइट। उसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की ही थी। मतलब जो पॉपुलेशन थी, मैक्सिमम लोग जो थे वो पीजेंट्स ही थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग ही थे, मैक्सिमम लोग वो थे। इस टाइम पे एक नया सोशल ग्रुप निकल के आया जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। सो ये जो मिडिल क्लास था ये वर्किंग क्लास थी। ये वर्किंग क्लास थी क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, तो अब इंडस्ट्रीज आ रही थी, तो इसलिए खेती बाड़ी के अलावा भी कुछ और काम भी मिलने लग गए थे लोगों को, है ना। खेती बाड़ी, अब देखो नई नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश होंगी तो ऑब्वियस है कि खेती बाड़ी छोड़ के कोई और कुछ और इस्टेब्लिश कर लेगा, है कोई और काम करने लग जाएगा, फैक्ट्री में जाके काम करने लग जाएगा, कुछ भी है, तो खेती बाड़ी के अलावा भी दूसरे ऑप्शन अवेलेबल होने लग गए। तो ये जो लोग थे इनको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास में कौन थे, प्रोफेशनल थे, जैसे लॉयर्स हो गए जिनके अलग अलग प्रोफेशंस थे, जैसे टीचर्स हो गए। सो दीज वर ऑल इंक्लूडेड इन द मिडिल क्लास। सो नेक्स्ट, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। आखिरकार ये चीज़ें हमने समझ ली कि उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी थी, ठीक है, उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी थी। अब क्या हुआ, अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे जो ये मिडिल क्लास है वो एरिस्टोक्रेसी से बहुत परेशान थी। अब वो चाहती थी कि जो एरिस्टोक्रेसी है वो क्यों डोमिनेट करे हमें। ऑब्वियस है ना, कि हम क्यों किसी से दबें, क्यों किसी के अंडर रहे। तो वो एरिस्टोक्रेसी से डोमिनेट होना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे लिबरेशन। लिबरेशन का क्या मतलब होता है, लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, कि हम आपके अंडर नहीं रहना चाहते, हम अपनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं जिसमें कि हम एक रिपब्लिक कंट्री हो, जिसमें कि जो हेड हो स्टेट का वो जनता द्वारा चुना गया है ना हो। तो ये वो चाहते थे। तो ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है। सो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री होना, लिबर का मतलब होता है फ्री होना। सो द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, men without property, and all women were excluded from the political rights। जो इस टाइम में वोट करने का अधिकार किसको हुआ करता था, इस टाइम पे वोट करने का अधिकार केवल उसको हुआ करता था जिसके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्लास 9th में भी पढ़ा है कि वो जब रेवोल्यूशन होता है तो वोटिंग राइट मिल जाते हैं, लेकिन वो वोटिंग राइट किसको मिलते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, और औरतों को तो मिलता ही नहीं है, औरतों को तो वोटिंग राइट मिलता ही नहीं है, ठीक है। इन 1834 अ कस्टम यूनियन was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German state। The union abolished tariff barrier and reduced the number of currency from over 30 to 2। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रशिया है, प्रशिया उस टाइम जो जर्मनी बोल सकते हैं हम इस टाइम का,
तो प्रशिया उसमें सबसे डोमिनेंट था। तो प्रशिया जो है उसके साथ बहुत सारी जर्मनी के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो आके जुड़ जाते हैं प्रशिया के साथ, ठीक है। और वो जुड़ के एक कस्टम यूनियन बना लेते हैं। कस्टम यूनियन का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आपस में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ से सामान हरियाणा भेजूँ तो बीच में कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये एक कस्टम यूनियन है कि यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाहर से कोई सामान, मान ली यूएसए से कोई सामान आता है इंडिया के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। जब विदेश से सामान आता है कभी, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रशिया और जर्मन स्टेट्स के बीच में भी टैक्स लग रहा था। तो इन्होंने एक यूनाइटेड फीलिंग देने के लिए कि हाँ हम यूनाइटेड हैं, इन्होंने कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी, आपस में कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी कि हमारे एक दूसरे के देश से अगर सामान आएगा जाएगा तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, जैसे कि लोकल आता जाता है सामान तो वो वैसे ही होगा। तो ये चीज़ कर दी। और इसके अलावा इनके पास 30 करेंसीज हुआ करती थी, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स थे तो हर स्टेट की अलग अलग करेंसी थी। तो ये एक उस पे आए, कंक्लूजन पे आए और बोला कि ये जो 30 करेंसीज हैं इनको ख़त्म करो, सिर्फ 2 करेंसीज रखते हैं, सिर्फ 2 करेंसीज में हम ट्रेड किया करेंगे। फिर देर वॉज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो 1815 में मैंने आपको बताया था कि जो नेपोलियन था वो पूरी दुनिया को लिबरेट करने चला था, है ना, नेपोलियन जो था। अब 1815 में क्या होता है, नेपोलियन हार जाता है, नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। तो जैसे ही नेपोलियन हार जाता है तो दुनिया भर में जो मोनार्की रूल था वो और स्ट्रेंथन हो जाता है, क्योंकि अब नेपोलियन तो ख़त्म हो गया, नेपोलियन तो चला गया, नेपोलियन तो हार गया। तो अब जो मोनार्की थे, अब जो डिक्टेटर थे, वो जिनका अथॉरिटेरियन रूल था, अब वो अपना रूल और तगड़ा करने की कोशिश में लग गए, और ज़्यादा उसमें बिलीव करने लग गए। कंजर्वेटिज्म उसको हम बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म मतलब वो डेमोक्रेटाइज नहीं करना चाहते थे, नए रूल को नहीं लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो पुराना चल रहा है, ट्रेडिशनल चल रहा है, वैसा ही चलता रहे। तो दे डिड नॉट वांट कि कुछ भी अब चेंज हो, कुछ भी चेंज वो नहीं चाहते थे, ठीक है। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism, serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. ये कुछ चीज़ें थी जो कुछ स्ट्रेंथन कर सकती थी जो मोनार्कीज़ है यूरोप की उसको। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया मेट इन वियना टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप। यहाँ पे ये जो उस टाइम की इम्पॉर्टेंट कंट्रीज थी वो आपस में मिली और उन्होंने मिलके एक प्लान बनाने का सोचा। सो द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। जो बर्बन डायनेस्टी जिसको निकाल दिया गया था फ्रांस में, तो बर्बन डायनेस्टी को वापस से पावर में ले आए, वापस से फ्रांस को मोनार्की के अंडर डाल दिया, वापस से फ्रांस को मोनार्की के अंदर डाल दिया। एंड फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरी लिबरेट करी थी नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में, जितने भी टेरिटरी लिबरेट करवाई थी वो सारी वापस जिन जिन की थी उनको दे दी, वापस से वो सारी चीज़ें उन्हीं को दे दी। सो द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम टू प्रेस। अब इस टाइम पे जो लिबरल लोग आ गए थे, जिनका दिमाग खुल चुका था, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, जो चाहते थे कि रूल ऑफ लॉ हो वगैरह वगैरह, तो उन लोगों ने देखा कि जो मोनार्की है अगर वो आ जाती है तो वो तो फ्रीडम ऑफ प्रेस रहने ही नहीं देगी, वो तो प्रेस को फ्रीडम रहने ही नहीं देगी, कुछ क्रिटिसाइज़ करने नहीं देगी, कुछ करने कहने ही नहीं देगी। तो इस चीज़ को ना हो, इस चीज़ को बचाने के लिए जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अपनी आवाज़ उठाने लगे कि भाई प्रेस को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। The revolutionary. In 1815, secret societies were formed in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. Revolutionary opposed monarchical form, fight for liberty and freedom. तो सिंपल सी बात है, सीक्रेट सोसाइटी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बनी। So the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807, founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseille. Secondly, founded Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German state. तो जो ये जिसेप मजीनी हैं, ही इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड आपको इनका याद रखना है नाम, जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी और ये लक्ष्मीबाई और ये सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने इंडिया में फ्रीडम फाइटर रहे हैं और ये सब कुछ है, ऐसे यहाँ पे इटली के लिए रहे हैं। इटली के लिए मजीनी बहुत ही मेमोरेबल हैं, वो इटली के हीरो हैं,
राइट। तो इटालियन रेवोल्यूशन में ये क्या करते हैं, ये इन्होंने दो सोसाइटीज़ बनाई रहती हैं। एक सोसाइटी होती है यंग इटली, एक होती है यंग यूरोप। यंग यूरोप, इसमें ये एक जैसे सोच वाले यंग माइंड्स को इकट्ठा करके लेके आते हैं, जो बिलीव करते हैं कि हाँ दुनिया को फेयर होना चाहिए और दुनिया को अब अपने अपनी नेशनैलिटी के आधार पर हमें सबको अलग अलग देश मिलना चाहिए, और ये राजों महाराजों का जो चल रहा है रूल, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। सो द एज ऑफ रेवोल्यूशनरी 1830 to 1848. In July 1830, Bourbon king were overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. So यहाँ पे क्या होता है, बर्बन किंग जो होते हैं, जो जिसको अभी 1815 में वापस से राजा बना दिया गया था, अब उसको वापस से हटा दिया गया। किसने हटाया? ये जो लिबरल न्यू सोच के लोग आए थे, जो फ्रीडम वाली सोच के जो लोग थे, इन्होंने हटा दिया। और हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। यहाँ पे अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लगा दी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि आपने राजा तो रखा है, मोनार्क तो रखा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। वो जो भी काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से काम करेगा। जैसे कि ब्रिटेन की रानी या राजा होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करते। उनको जो कैबिनेट बोलता है, जो उनको कहता है, वो सिर्फ वही करते हैं। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। तो मतलब मोनार्की ठीक है, राजे वह बनते रहेंगे, कोई बात नहीं, राजा का टैग रखो आप, लेकिन आप कुछ अपनी तरफ से कुछ फैसले नहीं ले सकते, कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो ये चीज़ करी गई। So the July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from United Kingdom of the Netherlands. इन 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो ये लिबरल की जो बातें थी, ये फैलती जा रही थी, पूरी दुनिया में फैलती जा रही, पूरे यूरोप में फैलती जा रही थी। तो जैसे ब्रसल्स में अपराइजिंग हो गई, फिर यूनाइटेड किंगडम में अपराइजिंग हो गई। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अपराइजिंग होती ही रही, क्योंकि उन लोगों को अपना अपना अलग अलग चीज़ें बनानी थी। जैसे ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जैसे नीदरलैंड्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट होने की कोशिश करने लगा, सेपरेट हो ही गया इनफैक्ट। उसके बाद जो ग्रीक लोग हैं, जो ग्रीस जिसको हम बोलते हैं, सो ये जो ग्रीक्स थे, ये इन्होंने अपने आप को अलग करने, अपना जो अलग नेशन स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश करी। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। So, culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, story and music helped to express the shape nationalist feeling. जो ये romantic imagination का क्या मतलब है यहाँ पे, इस बात का ये मतलब ये है कि हम जब कुछ चीज़ें फैंटेसाइज करने लग जाते हैं कि हमारा देश ऐसा हो, हमारे देश में ये चीज़ हो, ऐसा हो, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, लोग सारे फ्री हों, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, ये हम ऐसी इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। इसको हम रोमांटिक इमेजिनेशन बोलते हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है, इसको किसने ये जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की फीलिंग है, इसको स्ट्रेंथन किसने किया? ये जो लोग थे, जो आर्टिस्ट लोग हुआ करते थे, जो गाने लिखा करते थे, जो पोएम्स बनाया करते थे, जो पिक्चर्स बनाया करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह जो भी किया करते थे, इन लोगों ने उस आइडिया को शक्ल देने की कोशिश की। ये जो आइडिया है कि जैसे फ्रेडरिक रूसो ने एक पिक्चर बना के लोगों को दिखाने की कोशिश करी, वैसे ये आइडियाज़ को शेप देने की कोशिश करने लगे। जैसे आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को एक स्टैचू के रूप में दिखाया ना उन्होंने। जैसे भारत माता होती है, तो भारत को एक माता के रूप में दिखाया है ना, पर्सोनीफाई कर दिया ना। तो उसके लिए गाने भी गा रहे हैं और कविताएं भी लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसे ही यूरोप में भी हो रहा था। जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ सारे जहाँ से अच्छा, वंदे मातरम, जनगण मन, है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने की बहुत ही क्या बोलेंगे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ना। इसी तरीके से यूरोप में भी ऐसा ही हुआ।
जो ये सॉन्ग्स हैं या जो नेशनलिस्ट फीलिंग के लिए जो भी सॉन्ग बनाए जा रहे थे, पोएम बनाई जा रही थी, आर्ट क्राफ्ट बनाया जा रहा था, वो काफ़ी फेमस होता चला गया। सो रोमांटिसिज्म क्या है? अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। सो ये रोमांटिसिज्म की पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि रोमांटिसिज्म क्या होता है। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है, जो कल्चरल मूवमेंट मतलब आर्ट क्राफ्ट, कुछ भी गाना नाचना, कैसे भी करके आप नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाना चाहते हैं, अपनी इमेजिनेशन को शक्ल देना चाहते हैं। जो आपने इमेजिन किया है कि हमारा देश ऐसा हो वैसा हो, हमारा देश ऐसा हो वैसा हो, वो सारी चीज़ें आपने मतलब पूरा चलाता है, पूरी रोमांटिसिज्म इसी बात के ऊपर है। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जो लैंग्वेज है ऑल्सो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाया है। लैंग्वेज ऑब्वियसली कि आप कुछ भी गाना लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वो लैंग्वेज ही है ना, तो उसने भी काफ़ी बड़ा रोल निभाया है। अगर आप फीलिंग्स को जाहिर करने में, बेसिकली फीलिंग को जाहिर करना मेन बात थी। Russian language was imposed everywhere, and in 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. Russian language जो थी वो उसको impose किया गया हर किसी के ऊपर इन 1831, बट रशिया में इस बात के लिए रेवोल्यूशन ब्रेक मतलब स्टार्ट हो गया इस बात को लेके कि हमारे ऊपर रशियन कैसे आप इम्पोज कर सकते हो। जो कि फाइनली जो रशियन ट्रूप्स थे उन्होंने उसको, जो रशिया के जो ज़ार थे, रशिया के ज़ार ने उनको फाइनली रिबेल को क्रश कर दिया। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही यहीं पे करते हैं। इसके बाद रशिया से उठाएंगे कहानी, आगे कहाँ चली, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी आप इसको इतना तक, यहाँ तक रीड कर लीजिएगा इस चैप्टर को, ठीक है। और इसमें से पैराग्राफ तो आना ही आना है, तो इसलिए चैप्टर को थॉरली रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।